हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से आपके लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए मुझे बहुत खेद है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मैं बहुत बिजी था। बिजी शेड्यूल होने के कारण किसी तरह का कोई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। देखिए, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। भाई बहनों के इस पावन पर्व पर मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह से जो है मेरे चैनल से जुड़कर रहोगे और अपना जो है चैनल को, वीडियोस को अपना प्यार देते रहोगे। आप सभी से मेरी यही अपेक्षा है। देखिए, आज मैं एक बहुत ही फेमस ऑड है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस में पोइट्री सेक्शन में प्रेस्क्राइब है। ऑड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, जो जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है, उसके बारे में मैं जो है डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो देखो, किट्स वॉज ए यंग रोमांटिक पोइट। किट्स जो है यंग रोमांटिक पोइट था। ये सेकंड जनरेशन पीबी शैली और किट्स जो है बिलोंग टू द सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। रोमांटिक पोइट मतलब ये कह सकते हैं कि जो रोमांटिक एज था उसमें ये सेकंड जनरेशन के पोइट्स थे। पीबी शैली एंड किट्स वर द पोइट्स ऑफ सेकंड जनरेशन, ठीक है, ऑफ रोमांटिक एज। दिस इज़ और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले बताया था कि एस टी कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ये जो है सीनियर पोइट्स थे रोमांटिक एज के। दिस इज़ वन ऑफ हिज ग्रेट 6 ऑड्स रिटन इन 1819। 6 ओड आई थी जो है ग्रेट 6 ऑड्स में ये शामिल है। ऑड ऑन ग्रीशियन अर्न 1819 में उसने 6 ओड लिखी थी। किट्स ने 6 ओड्स लिखी थी, जिसमें ऑड ऑन इंडोलेंस, ऑड ऑन मेलनकली, ठीक है, और ऑड ऑन ग्रीशियन अर्न, ओके, ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी, ठीक है। तो ये जो है 6 ऑड्स थी। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन एनाल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स ऑफ 1819। देखो, ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी। दिस पीस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड किसमें? एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स ऑफ 1819, ठीक है। इसमें ये पहली बार पब्लिश हुई थी और एनोनिमसली, ये ब्रैकेट 1819 के बाद देना, ब्रैकेट क्लोज करना था मेरे को, ठीक है। तो एनोनिमसली ये पब्लिश हुई थी, यानी एक तरीके से गुमनाम तरीके से 1819 में। और फिर ये पोइट्री में 1820 में पब्लिश हुई थी। पोइट्री में 1820 में पब्लिश हुई थी। एनाल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स ऑफ 1819 में जो है 1819 में पब्लिश हुई, जो है एनोनिमसली पब्लिश हुई है। किट्स वॉज बॉर्न इन 1795 एंड डाइड ऑफ टीबी। 1795 में किट्स का जन्म हुआ था और ये डाइड ऑफ टीबी, ठीक है। ही वॉज डाइड ऑफ टीबी, वो टीबी से मरे थे एट द एज ऑफ 25, जब उनकी 25 साल की उम्र थी। और ये जो है लगभग मैं आपको बता दूं 23 फरवरी 1821 में इनकी डेथ हुई थी टीबी के कारण। तो इनका जो लाइफ स्पैन था कोई बड़ा नहीं रहा। लगभग ये जो है 25 साल की एज में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो है शुरू से ही बीमार रहते थे, ओके। ये शुरू से ही बीमार रहते थे और
1820 में ये जो है इटाली चले गए थे और 1821 में फिर रोम में इनकी डेथ हो गई थी। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स केम, इनका जो पोएम्स का फर्स्ट वॉल्यूम आया था वो आया था 1817 को और पब्लिश भी 1817 को हुआ था। केम एंड पब्लिश्ड इन 1817। द इंस्पिरेशन फॉर दिस पोएम, इस पोएम की जो इंस्पिरेशन थी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम ए मार्बल आर्न विच बिलोंग टू लॉर्ड हॉलैंड। ये मतलब द पोइट गॉट द इंस्पिरेशन, जो इंस्पिरेशन मिली थी पोइट को इस पोएम की, वो जो है कहाँ से मिली थी? फ्रॉम ए मार्बल अर्न, एक मार्बल अर्न से, और विच बिलोंग टू लॉर्ड हॉलैंड, जो लॉर्ड हॉलैंड से बिलोंग करता था, और एक एल्जिन मार्बल से भी इन्होंने इंस्पिरेशन मिली थी पोइट को। द पोइट गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम एल्जिन मार्बल्स। और ये एल्जिन मार्बल्स क्या है? ए कलेक्शन ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, ठीक है, जो ग्रीक स्कल्पचर है, ठीक है, जो है आर्टिस्ट्री है ग्रीक, उसका एक कलेक्शन है इन द ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम में ग्रीक स्कल्पचर का कलेक्शन, एल्जिन मार्बल से भी इनको प्रेरणा मिली थी। तो इस पोएम की प्रेरणा पोएट को दो मार्बल अर्न से मिली। एक तो एक मार्बल अर्न जो लॉर्ड हॉलैंड से बिलोंग करता था, एक एल्जिन मार्बल्स, ठीक है, जो ब्रिटिश म्यूजियम में था। हिज वर्क एंडीमियन वॉज बिटरली क्रिटिसाइज्ड, एक उसके वन ऑफ हिज वर्क्स था एंडीमियन, जो बहुत जिसकी कड़ी आलोचना हुई थी। द ईव ऑफ सेंट एग्नीज, ठीक है, लीमिया, हाइपीरियन, ठीक है, हाइपीरियन और इजाबेला एज वेल एज हिज ग्रेट 6 ओड्स वर हिज ग्रेट वर्क्स। ये सारे, ठीक है, 6 ओड को लगा करके ये सारे जो वर्क्स थे इसके बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रचनाओं में माना जाता है। सैली रोट एन एलिजी नेम्ड एडोनायस ऑन द डेथ ऑफ किट्स। सैली ने एक एलिजी लिखी है किट्स की डेथ पर, और जो है ADONAIS यानी एडोनायस, ठीक है, तो उस एलिजी का नाम है एडोनायस। द पोएम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। पोएम को 5 सेक्शंस में बांटा गया है। ईच सेक्शन हैज़ 10 लाइन्स, हर सेक्शन में 10 लाइन है। ऑल लाइन्स आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, सारी लाइनें जो हैं, ऑल द लाइन्स ऑफ द पोएम आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, सारी लाइनें जो हैं आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई हैं। आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में मैंने आपको बता रखा है विस्तार से। अब देखो यहाँ से हमारा ये तो था इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट, ओके। तो इससे बाहर मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन में जाके नहीं पूछेगा एग्जामिनर। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। In the first stanza, addressing a Grecian on, the poet calls it an unravished bride of quietness. पहले स्टेंजा में जो है ग्रीशियन आन को पोइट एड्रेस करता है और उसको अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस बताता है। अनरेविस्ड का मतलब होता है चेस्ट या प्योर, मतलब बिल्कुल विशुद्ध, शुद्ध। ब्राइड किसकी? क्वाइटनेस की, पीसफुलनेस की, शांति की। एंड सेज that it has been adopted like a child by silence and slaughter। और कहता है, पॉइंट ये भी कहता है कि ये फॉस्टर चाइल्ड है, ओके, ठीक है, जो है फॉस्टर चाइल्ड है, यानी आन को जो है मतलब फॉस्टर चाइल्ड बताया गया है, अडॉप्टेड चाइल्ड बताया गया है। और किसने अडॉप्ट किया हुआ है? साइलेंस ने, मतलब पीसफुलनेस ने, जैसे पहले बताया था, और स्लो टाइम ने, मतलब कह सकते हैं कि टाइम का कोई ज़्यादा इफेक्ट उस पर नहीं पड़ा है, ठीक है, अन पर टाइम का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। यानी यहाँ पर आर्ट की परमानेंस की बात हो रही है, ओके। जो आर्ट होती है वो परमानेंट होती है, और जो ह्यूमन बीइंग्स होता है वो मतलब ट्रांजिटरी होता है। ह्यूमन बीइंग्स मतलब ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइफ है, मतलब एक निश्चित समय के बाद में आदमी को जाना होता है, ठीक है, और जो लिविंग्स हैं उनको एक समय के बाद जाना होता है, और जो इनएनिमेट चीज़ें हैं वो हमेशा बनी रहती है। तो आर्ट भी जो है परमानेंट है,
उसकी परमानेंस के, उसके आर्ट की परमानेंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखो, ही कॉल्स द अर्न सिल्वन हिस्टोरियन, वो सिल्वन हिस्टोरियन भी कहता है अर्न को, बिकॉज इट हैज़ द सीन्स ऑफ कंट्री साइड ऑन इट, क्योंकि इस पे कंट्री साइड, ठीक है, फॉरेस्ट है, वैलीज हैं, ट्रीज हैं, ठीक है, उन सब के सीन्स इस पर हैं, ठीक है, रूरल लाइफ के सीन हैं, कंट्री साइड के सीन हैं, ठीक है, इसलिए वो इसको सिल्वन हिस्टोरियन, हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकार, ठीक है, और सिल्वन, सिल्वन का मतलब इस पर जो इसने रिकॉर्ड्स करके रखे हैं सीन्स को, कौन से सीन्स हैं, रूरल लाइफ के हैं, शेपर्ड के सीन्स हैं, ठीक है। द पोइट सेज दैट द अर्न टेल्स द स्टोरीज थ्रू द इमेजेस, ठीक है, पोइट कहता है कि जो अर्न है वो कहानियों के माध्यम से, मतलब इमेजेस के थ्रू कहानियाँ बताता है। तो अर्न किसके थ्रू बता रहा है, क्योंकि उस पर इमेजेस क्राफ्ट की गई हैं, है ना, अर्न पर इमेजेस बनाई गई हैं, और वो जो इमेजेस कार्व्ड या क्राफ्ट की गई हैं अर्न पर, उसके थ्रू वो स्टोरी बताता है। विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय ए पैटर्न ऑफ लीव्स, और ये जो इमेजेस हैं ये पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स से बनाई गई है। ओके, यानी जो इमेजेस हैं, इमेजेस के थ्रू अर्न कहानियाँ बता रहा है ना, अपने बारे में बता रहा है, अपने बारे में बता रहा है, उस पर जो क्राफ्ट किया गया है उसके बारे में बता रहा है, जो भी इमेजेस क्राफ्ट किए गए हैं, और वो सारे इमेजेस जो है ना एक पैटर्न ऑफ लीव्स और फ्लावर्स से बने, पैटर्न ऑफ लीव्स और फ्लावर्स से। एंड दस ही कैन टेल हिज स्टोरीज इन ए बेटर वे देन द पोएट्स, और सबसे बड़ी बात है इस तरह से वो जो है बेटर वे में स्टोरीज बता सकता है, बजाय कि जैसे हम पोएट्स लोग हैं, कवि कहता है, किड्स कहता है कि जिस तरह से हम पोएट्स लोग हैं उनसे अधिक बेटर वे में वो स्टोरीज बता सकता है, क्योंकि इमेजेस के थ्रू बताई गई स्टोरीज जो हैं जो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती हैं। हु यूज़ पोइट्री टू टेल स्टोरीज, पोइट्स लोग क्या करते हैं, पोइट्री का यूज़ करते हैं, पोएम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टोरीज़ कहने के लिए, जबकि ये इमेजेस का यूज़ कर रहा है, यानी इस पे इमेजेस जो हैं अपनी कहानियाँ बयां कर रही हैं, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, इफ़ेक्टिव हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं हम लोगों को। लीफ फ्रिंजेड लीजेंड मीन्स, अब देखो एक फ्रेज आई है, लीफ फ्रिंजेड लेजेंड, इसका मतलब होता है इमेजेस ऑन द अर्न आर क्राफ्टेड बाय ए पैटर्न ऑफ लीव्स, कि जो भी मैंने अभी बताया, जैसे जो भी इमेजेस अर्न पर क्राफ्ट किए गए हैं, बनाए गए हैं, इमेजेस ऑन द अर्न आर मेड, वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, वो पैटर्न ऑफ लीव्स और फ्लावर्स के जो है एक पैटर्न है लीव्स और फ्लावर्स का, उसके तहत उनको क्राफ्ट किया गया है। तो इस फ्रेज का मतलब यही होता है, लीफ फ्रिंजेड लेजेंड का मतलब लेजेंड होती है स्टोरी, और जो भी स्टोरीज़ वहाँ जो बताई गई हैं वो इमेजेस के थ्रू बताई गई हैं, और वो जो इमेजेस हैं वो पैटर्न ऑफ लीव्स और फ्लावर्स के तहत हैं। देन द पोइट आस्क द अर्न अबाउट द स्टोरी दैट इट वांट्स टू टेल देम, फिर पोइट जो है अर्न से पूछ लेता है ना, क्वेश्चन पूछता है अर्न से कि आप जो है कौन सी ऐसी कहानी है जो आप जो है हमें सुनाना चाहती हो, यानी आप इमेजेस के थ्रू जो है कौन सी कहानियाँ हमें सुनाना चाहती हो, अर्न से ही पूछ लेता है। द पोइट आस्क द अर्न वेदर द इमेजेस ऑन इट रिप्रेजेंट गॉड्स, फिर वो जो है अर्न से ही पूछता है पोइट कि जो इमेजेस आप पर क्राफ्ट किए गए हैं वो क्या भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं या ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ही इमेजिन्स दैट द सीन ऑन द अर्न इज सेट आइदर इन टेम्पी और इन द वैलीज ऑफ आर्किड, और फिर वो जो है पोइट इमेजिन करता है, ठीक है, हालांकि अर्न पर कहीं भी इस तरह का कुछ नहीं है जिससे पता लगाया जाए कि ये सीन कहाँ के हैं, लेकिन ये पोइट की इमेजिनेशन है, दिस इज़ द इमेजिनेशन ऑफ द पोइट, कि वो जो अर्न पर जो सीन है वो मानता है या तो ये जो है एक टेम्पी क्या है, टेम्पी मतलब एक तरीके से जो है एक वैली का नाम है, ए नेम ऑफ ए वैली, द नेम ऑफ ए है ना, ए नेम ऑफ
द वैली, हाँ, वैली का नाम है। इन एंसेंट ग्रीस में एक वैली का नाम है। और इन द वैलीज ऑफ आर्केडी, है ना। और आर्केडी एक जगह थी एंसेंट ग्रीस में जहाँ पर मतलब लोग जो है केयर फ्री रहते थे, है ना। अ प्लेस इन एंसेंट ग्रीस वेयर पीपल लिव्ड केयर फ्री लाइफ, ठीक है, बिल्कुल केयरलेस लाइफ, मतलब लापरवाहपूर्ण जीवन जीते थे। तो वो इमेजिन करता है कि ये जो आन पर जो सीन है, या तो जो है टेम्पी एक वैली है, वैली ए नेम ऑफ अ वैली इन ग्रीस, या तो टेम्पी की वैली ऑफ टेम्पी में सेट हुआ है, या फिर आर्केडी की वैलीज में। वोट मेडेंस लॉथ का मतलब ये है, मेडेंस आर अनविलिंग और रिलक्टेंट टू कम क्लोजर देयर लवर्स। कि मेडेंस क्या होता है? मेडेंस होता है मतलब एक तरीके से यंग अनमैरिड गर्ल्स, है ना, यंग अनमैरिड गर्ल्स। तो जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो आर नॉट विलिंग, वो इच्छुक नहीं है, टू कम क्लोजर देयर लवर्स, अपने लवर्स के पास आने में। तो इसका मतलब होता है वोट मेडेंस लॉथ, मतलब ये जो है लड़कियों की, अनमैरिड अविवाहित लड़कियों की सुस्ती कैसी है वो पूछ रहा है राइटर। क्योंकि उसके बाद देखो, दे आर ट्राइंग टू स्केप व्हेन दे आर चेस्ड बाय देयर लवर्स। वो बचने की कोशिश कर रही हैं अनमैरिड गर्ल्स जब उनके लवर्स के द्वारा उनका पीछा किया जाता है। वोट मैड परशूट, और ये जो लवर्स हैं, ये इनका जो परशूट है, ये जो पीछा कर रहे हैं, वो मतलब एट द सिचुएशन ऑफ मैडनेस, है ना। ये उनकी मैडनेस को दिखाता है, उन लोगों की, उनके लवर्स जो मेडेंस हैं उनके लवर्स की जो है पागलपन की स्थिति को जाहिर करता है। मीन्स दैट द मेडेंस आर बीइंग चेस्ड बाय देयर लवर्स। इसका मतलब है कि मेडेंस जो है वो अपने लवर्स के द्वारा जो है उनका पीछा किया जा रहा है, और वो लवर्स हैं वो कैसी स्टेट में है? इन स्टेट ऑफ मैडनेस, है ना, पागलपन की स्थिति में, है ना। तो ये वोट मैड परसूट यानी ये जो पीछा है, जो पीछा किया जा रहा है ना, ये एक पागल जैसे आदमी पागल हो जाता है और फिर पीछा करता है ना, पागल होकर के पीछा करता है, तो उस तरह का ये परसूट है। वोट स्ट्रगल टू स्केप मीन्स, एक फ्रेज आई है कि वोट स्ट्रगल टू स्केप, इसका मतलब यही है कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, यंग अनमैरिड गर्ल्स हैं, वो ट्राइंग टू स्केप मतलब बचने की कोशिश कर रहे हैं अपने लवर्स की ग्रिप से, कि कैसे बचा जाए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स आर शोन ऑन द आन पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे पाइप्स, ओके, फ्लूट्स वगैरह, टिम्ब्रल्स वगैरह ये दिखाए गए हैं। देयर इज़ एक्सट्रीम हैप्पीनेस एवरीवेयर इन द सीन, और हर जगह मतलब सीन में जो है खुशी खुशी है, ऑल अराउंड देयर इज़ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, सीन में सब जगह खुशी ही खुशी है। अब देखो सेकंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। आप सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो आप इस कंटेंट को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह की वीडियो जो है रेगुलरली आपको दी जाएगी। बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें हैं ये, फर्स्ट ग्रेड के लिए ये बहुत ही रामबाण, ये जो मैंने पोएम्स की सीरीज चला रखी है ये बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। बहुत अच्छा कंटेंट मैं दे रहा हूँ, आप इसको ज़रूर अब एक दो बार जब आप देखोगे तो आपकी सारी चीज़ें, आपके सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सेकंड स्टेंजा में फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकंड स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में, ठीक है, इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकंड स्टेंजा पोइट यूजेज पैराडॉक्स यूज करते हुए, यूजिंग पैराडॉक्स, है ना, और ही इज़ ट्राइंग टू टेल, पोइट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है दैट द साइलेंट म्यूजिक कमिंग फ्रॉम द अन पर देखो जो भी लोग जो है, जो भी जैसे म्यूजिशियंस हैं, ओके, वो जो भी मतलब सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो वो हमें तो सुनेगा नहीं, तो वो हमारे जो है फिजिकल ईयर को तो मतलब एक तरीके से
आएगा नहीं वो म्यूजिक। तो अब देखो किसके लिए है, फिजिकल ईयर के लिए नहीं है। तो कहता है द साइलेंट म्यूजिक कमिंग फ्रॉम द अर्न। अर्न पर जो इमेजेस बने हुए हैं जिसमें म्यूजिशियंस जो हैं पाइप्स और टिम्ब्रल्स प्ले कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है म्यूजिक वो साइलेंट इसलिए है कि हम लोग उसको वी ह्यूमन बींग्स कैन नॉट हियर दैम, मतलब बाय आर जो सेंसुअल और फिजिकल ईयर्स हैं उनके थ्रू हम उनको नहीं सुन सकते साइलेंट म्यूजिक को। ठीक है, तो कहता है इज़ मोर प्लीजेंट देन द म्यूजिक ऑफ द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड का जो म्यूजिक है उससे कहीं ज़्यादा जो है सुखद अनुभूति कराने वाला है ये म्यूजिक। देन ही आस्क पाइपर्स टू प्ले देयर पाइप्स कंटिन्यू। फिर वो पाइपर्स को, जो फ्लूट बजाने वाले हैं, पाइप बजाने वाले हैं, उन म्यूजिशियंस को टू प्ले देयर पाइप्स कंटिन्यू, लगातार अपनी जो है इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए कहता है। बिकॉज द साइलेंट म्यूजिक दे आर प्रोड्यूसिंग, कि जो साइलेंट म्यूजिक वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इज़ नॉट फॉर आर फिजिकल ईयर्स, वो हमारे सेंसुअल या फिजिकल ईयर्स के लिए नहीं है, है ना। दे आर इंडियर टू आर सोल। वो जो साउंड है, साइलेंट म्यूजिक है, वो हमारी सोल के लिए बहुत अच्छा है ना, मतलब प्रिय है। बट इज़ वेरी डियर, ठीक है, टू द सोल के लिए, मतलब उनको हम, मतलब हमारी सोल को वो अवेकन करेगा, जागृत करेगा वो म्यूजिक, साइलेंट म्यूजिक। देन एड्रेसिंग द यूथ बीनीथ द ट्रीज। फिर जो है एक यूथ जो है पेड़ों के नीचे, एक युवा खड़ा हुआ है, उसको एड्रेस करता हुआ पोइट क्या कहता है कि ही विल ऑलवेज बी प्लेइंग द सेम सॉन्ग। तो जो क्राफ्ट कर दिया गया है, जिस तरह का एक युवा व्यक्ति को पेड़ के नीचे खड़ा करके और उससे जो है सॉन्ग प्ले करवाया जा रहा है, तो मतलब वो हमेशा ही उस तरह से, इसीलिए तो आर्ट परमानेंट है कि वो हमेशा ही इस तरह से सॉन्ग को प्ले करता रहेगा। ठीक है, तो कहता है ही विल ऑलवेज बी प्लेइंग द सेम सॉन्ग, वो सेम सॉन्ग ही बजाता रहेगा हमेशा। अंडर विच ट्रीज ही इज स्टैंडिंग विल नेवर सेड देयर लीव्स। और जिन पेड़ों के नीचे वो खड़ा है वो पेड़ भी अपने जो है लीव्स सेड नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, है ना। उनके पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे, उन पर कभी ऑटम नहीं आएगा, है ना। उन पर सदा स्प्रिंग रहेगा, क्योंकि ये स्प्रिंग टाइम का जो है इमेज है, स्प्रिंग टाइम का पिक्चर कैप्चर किया हुआ है। विल नेवर बी बेयर, वो कभी विदाउट ट्रीज नहीं होंगे। इन द एंड ऑफ द सेकंड स्टेंजा, और सेकंड स्टेंजा के अंत में वो एक लवर को एड्रेस करता है, हु इज चेजिंग इज बिलवेड, जो अपनी बिलवेड को चेज कर रहा है ना, अपने प्रिय को चेज कर रहा है। एंड इज़ वेरी क्लोज टू अ टारगेट, और वो अपने टारगेट के बिल्कुल पास है। क्लोज टू हिज बिलवेड, वो अपनी बिलवेड के बिल्कुल नियर है। लेकिन ही विल नेवर बी एबल टू किस हर, लेकिन वो कभी, है ना, ही विल नेवर बी एबल, वो कभी जो है उसको किस करने में कामयाब नहीं होगा। वो चेज कर रहा है अपनी जो है बिलवेड को, ठीक है, और वो बहुत नज़दीक है अपने बिलवेड के, लेकिन वो कभी भी उसको जो है किस करने में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ही सेज हिम नॉट टू बी सैड, और वो उसे सैड नहीं होने के लिए कहता है। राइटर क्या एडवाइस करता है, राइटर एडवाइजेज हिम नॉट टू बी सैड, कि आप दुखी ना हों, क्योंकि हिज लव विल ऑलवेज रिमेन ब्यूटीफुल, क्योंकि उसका जो लव है, वो जो ब्यूटी है उसकी बिलवेड की, वो कभी फेड, विल नेवर बी फेड, वो कभी फेड नहीं होगी, है ना। वो सी विल ऑलवेज रिमेन ब्यूटीफुल, वो हमेशा ब्यूटीफुल रहेगी। और ही विल ऑलवेज लव हर इन द सेम वे, और वह इसी तरह जो है उसे लव करता रहेगा। तो ये सेकंड स्टेंजा था। तो आप समझे होंगे कि किस तरह से मैंने जो है ये पोएम को जो है पैराफ्रेज किया है, और किड्स का भी मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी राइटर के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बारे में मैंने एनलाइट किया आपको। तो ठीक है, आप इस कंटेंट को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।